हेलो डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो टॉपिक चल रहा था प्लान डेवलपमेंट वो कंटिन्यू करते हैं। कंटेंट्स ऑफ दिस सेशन, मेन पॉइंट्स वी विल कवर इन दिस सेशन आर मेजर आउटकम्स, लैंड रिफॉर्म्स, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रिवोल्यूशन एंड नीति आयोग। तो मेजर आउटकम्स में हमने इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट्स हुए थे उनके बारे में पढ़ लिया था। आज हम ग्रीन रेवोल्यूशन और वाइट रेवोल्यूशन और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स। मैंने जो हमारा फर्स्ट वीडियो था उसमें भी हमने देखा था कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था उसमें एग्रीरियन सेक्टर पर फोकस किया गया था, मतलब कृषि पर फोकस किया, और कृषि के साथ में सिंचाई डैम्स बनाए गए थे और उसके साथ में लैंड रिफॉर्म्स पर भी फोकस किया गया था। तो इन द एग्रीरियन सेक्टर दिस पीरियड विटनेस्ड ए सीरियस अटेम्प्ट एट लैंड रिफॉर्म्स। कृषि के क्षेत्र में इस पीरियड में भूमि सुधार पर बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था। अबोलिशन ऑफ द कॉलोनियल सिस्टम ऑफ ज़मींदारी, और सबसे बड़ा काम हुआ था कि जो ज़मींदारी सिस्टम कॉलोनीज़ के टाइम से चला आ रहा था, मतलब ब्रिटिश काल से जो ज़मींदारी सिस्टम चला आ रहा था, जो ज़मींदार रेवेन्यू कलेक्शन का काम करते थे और जो पीजेंट्स गरीब किसान वगैरह होते थे उनके ऊपर अत्याचार का काम करते थे, उनका अब हटा दिया गया था। अटेम्प्ट्स एट कंसोलिडेशन ऑफ लैंड ब्रिंगिंग स्मॉल पीसेज ऑफ लैंड टुगेदर इन वन प्लेस वॉज इनिशिएटेड। इसमें क्या किया गया था, एक महत्वपूर्ण काम किया गया था कि जो लैंड के छोटे छोटे पीस पर लोग जो काम करते थे, छोटे छोटे टुकड़ों को, उनको एक कर कर इनिशिएटिव आइडियाज़ किया गया, मतलब उसको एक भूमि बना दिया गया और उस पर काम करवाया गया जिससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो। द टेनेंट्स वो वर्कड ऑन समवन एल्स लैंड वर गिवन ग्रेटर लीगल सिक्योरिटी अगेंस्ट एविक्शन। मतलब इसमें क्या किया गया था, टेनेंट्स मतलब होता है जो काश्तकार होते थे, जो गरीब किसान होते थे, जो दूसरे की ज़मीन पर काम करते थे, खुद की उनके पास में लैंड नहीं होता था, दूसरे की भूमि पर काम करते थे, उनको लीगल सिक्योरिटी दी गई थी। It was not easy to turn these well-meaning policies on agriculture into genuine and effective action। ये सब इतना ईजी नहीं था। आप सबको पता है कि कोई भी लॉ जब बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करना ईजी नहीं होता है। तो पॉलिसीज़ तो बना दी गई लेकिन उनको इफ़ेक्टिव में लाना, उनको एक्शन में लाना बहुत मुश्किल था। मैनी प्रपोजल फॉर लैंड रिफॉर्म्स वर आइदर नॉट ट्रांसलेटेड इनटू लॉज और व्हेन मेड इनटू लॉज दे रिमेंड ओनली ऑन पेपर। और बहुत सारे ऐसे प्रपोजल्स थे लैंड रिफॉर्म से संबंधित, भूमि सुधार से संबंधित, जो या तो कानून बने ही नहीं थे। क्यों? क्योंकि आप सबको पता है जो जमींदार, जो लैंड ओनर्स थे वो बहुत पावरफुल थे, उनके पास में इकोनॉमी और पॉलिटिकल पावर बहुत ज़्यादा थी, तो वो लॉ बनने ही नहीं देते थे। और व्हेन मेड इनटू लॉज, और मान लो कोई कानून बन भी गया तो वो खाली पेपर पर ही बना हुआ रह जाता था, इम्प्लीमेशन नहीं होता था उनका। अब हमारे देश में क्या हुआ था उस टाइम, बहुत ज़्यादा जो खाद्यान्न संकट था, या फिर हम कह सकते हैं कि भाई हम जो हमारी बेसिक नीड थी फूड, वो भी हमें दूसरे देश से इंपोर्ट करनी पड़ती थी। स्पेशली यूएसए से हमें जो वीट, जो राइस, वो वहाँ से मंगवाना पड़ता था। तो वहाँ जो भी जितने भी इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उस टाइम सोचा कि भाई हमें जो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर सिंचाई की सुविधाएँ पहले से थोड़ी बहुत थी उनमें सुधार कर कर, उनकी कृषि में सुधार करके हम जो हमारा जो भारत में जो हमारा फूड प्रोडक्शन है उसको बढ़ा सकते हैं। तो ये वर्ड, नया वर्ड उन्होंने इजाद किया जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है वो जानते हैं। ड्यूरिंग 1960s द गवर्नमेंट ऑफर्ड, 1960 के दशक में गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रयास किए। हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स, मतलब उच्च क्वालिटी के जो सीड्स बने थे उनका यूज कराया गया जिससे प्रोडक्शन दुगुना हो सके। फर्टिलाइजर्स को बढ़ाया गया और पेस्टिसाइड्स, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह का छिड़काव कराया गया जिससे जो पहले जो कमियां हमारी कृषि में रहती थी उनको दूर किया जा सके। बेटर इरिगेशन एट हाईली सब्सिडाइज्ड प्राइसेस, और बहुत जो अनुदान मूल्य पर जो इरिगेशन थी, सिंचाई थी, वो उपलब्ध कराई गई। द गवर्नमेंट ऑल्सो गेव ए गारंटी टू बाय द प्रोड्यूस ऑफ द फार्मर्स एट ए गिवन प्राइस। अब ये गिवन प्राइस क्या होती है, मतलब एक मूल्य पर हम आपकी जो फसल है वो खरीद लेंगे, ऐसा उनको विश्वास दिलाया गया, ऐसी उनको गारंटी दी गई। क्योंकि पहले ये होता था जैसे गेहूँ है 14 रुपये किलो, एक साल 14 रुपये किलो था, दूसरे साल मान लो उसको कम भी कर देते और जो डीलर्स थे और उसको ज़्यादा भी कर देते। तो गवर्नमेंट ने ये गारंटी दी थी कि भाई हम एक आपको गिवन प्राइस देंगे जिस पर आपको वो फसल बेचनी है। तो इससे क्या हुआ, उनको ये गारंटी मिल गई कि हमारा कितना भी प्रोडक्शन होगा वो गवर्नमेंट खरीद लेगी। दिस वॉज ए टर्म्ड एज ग्रीन रिवोल्यूशन। इस पूरे प्रोसेस को क्या नाम दिया गया, ग्रीन रिवोल्यूशन या हरित क्रांति, जिससे इसका
जो एम था, जो ऑब्जेक्टिव, वो क्या था, जो फूड प्रोडक्शन, जो ग्रेन प्रोडक्शन था उसको बढ़ाना। अब इससे क्या लाभ हुआ? द रिच पीजेंट्स एंड द लार्ज लैंड होल्डर्स वर द मेजर बेनिफिशरीज ऑफ द प्रोसेस। अब इसमें फ़ायदा उनको ही हुआ जो या तो धनी किसान थे या फिर लार्ज लैंड होल्डर्स है जिनके पास में बहुत बड़ी भूमि खुद के पास में थी। तो इनसे इस जो ग्रीन रेवोल्यूशन थी इससे उनको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। सम रीजन्स लाइक पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश बिकम एग्रीकल्चरली प्रोस्पिरियस वाइल अदर्स रिमेन बैकवर्ड। अब मैंने पहले भी बताया था इसमें जो सिंचाई क्षेत्र थे उनके ऊपर ही फोकस किया गया था। तो जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश जो प्लेन लैंड है, मैदानी प्रदेश है, इनको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ और ये इससे धनी भी हुए। लेकिन जो बाकी जो बैकवर्ड जो दूसरे स्टेट थे वो वैसे के वैसे ही रहे, बैकवर्ड में आ गए। अब इसी काल में एक नया हम वर्ड सुनते हैं, वाइट रिवॉल्यूशन। आप लोगों ने ये लोगो भी दे रखा है, अमूल का लोगो है, आप लोगों ने न्यूज़पेपर में या फिर आप इसके प्रोडक्शन जो यूज करते हो उसमें देखा होगा। तो इसकी शुरुआत किसने की, तो वो देख लेते हैं। इन 1970 द रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम कॉल्ड ऑपरेशन फ्लड वॉज स्टार्टेड। 1970 के दशक में एक रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसका नाम क्या दिया गया? ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड ऑर्गेनाइज्ड कोऑपरेटिव्स ऑफ मिल्क प्रोड्यूसर्स इनटू ए नेशन वाइड मिल्क ग्रिड। इसमें क्या किया गया कि इसके अंतर्गत जो सहकारी समितियां थी, कोऑपरेटिव्स थी, जो दूध के प्रोडक्शन को लेकर, उनको नेशन वाइड मिल्क ग्रिड किया गया, मतलब केंद्र से जोड़ा गया, उसको पूरी उसको ग्रिड बनाई गई विद द पर्पज़ ऑफ इंक्रीजिंग मिल्क प्रोडक्शन। और इसका पर्पज़ क्या था? जो दूध और दूध से बने जितने भी प्रोडक्शन थे उसको बढ़ाया जाए। दिस वॉज टर्म्ड एज वाइट रिवोल्यूशन। आप सबको पता है इसका नाम वाइट रिवोल्यूशन क्यों? क्योंकि मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स मोस्टली वाइट ही होते हैं, इसलिए इसका नाम भी वाइट रिवोल्यूशन दिया गया। श्वेत क्रांति भी कहते हैं इसको। वर्गीस कुरियन निकनेम्ड द मिल्क मैन ऑफ इंडिया। और इसकी शुरुआत एक इकोनॉमिस्ट थे वर्गीस कुरियन, उन्होंने शुरुआत की थी और उन्होंने अमूल का एक जो अमूल डेयरी फार्म थी गुजरात के आनंद में शुरुआत करके मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ाया था, इसलिए इनको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। अब इसके बाद में हम देखते हैं लेटर डेवलपमेंट्स, इसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए उसके बारे में देखते हैं। द पीरियड फ्रॉम 1967 ऑनवर्ड्स विटनेस्ड मैनी न्यू रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्राइवेट इंडस्ट्री। अब आप सबको पता है कि 1960 से जवाहरलाल नेहरू हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन बाद में जब उनकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद में जो हमारी इकोनॉमी है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आने लग गया था। और इस टाइम क्या हुआ था, जो निजी क्षेत्र के उद्योग थे उनके ऊपर बहुत सारी बाधाएँ आने लग गई थी। 14 प्राइवेट बैंक्स वर नेशनलाइज। और इसमें जो इंदिरा गांधी सरकार आती है उसने 14 जो प्राइवेट बैंक थे उनको राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। द गवर्नमेंट अनाउंस्ड मैनी पुअर प्रोग्राम्स। और जो गवर्नमेंट थी उन्होंने गरीबों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम बनाए गए। और जो इंदिरा गांधी थी उनका तो जो वो प्रधानमंत्री बनकर आई थी तब उनका नारा भी यही था, गरीबी हटाओ। तो उन्होंने पुअर्स के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स बनाए थे। Between 1915 and 1980 the Indian economy grew at a sluggish per annum rate 3 to 3.5। 1950 से लेकर 1980 के दशक में देखते हैं तो इंडिया की जो आर्थिक इकोनॉमी है, जो आर्थिक उसकी रेट है वो धीरे धीरे गिरती जा रही थी और वो जो रेट थी वो 3 से 3.5 3.5% तक रही। इनएफिशिएंसी एंड करप्शन इन्फोर्स द पीपल टू लूज़ फेथ इन द कंट्री इकोनॉमिक सिस्टम। अब जो नियोजन हमने शुरुआत की थी जिसकी 1950 से, अब लोगों का उससे विश्वास उठने लग गया था और उसमें क्या हुआ था, इफ़िशिएंसी नहीं रही थी और लोगों वो करप्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, इसलिए लोगों ने उसमें से फेथ करना, उस पर विश्वास करना, जो देश का आर्थिक सिस्टम था उससे उनका विश्वास हट गया था। सच लेक ऑफ पब्लिक फेथ लेड द पॉलिसी मेकर्स टू reduce the importance of the state in India's economy from the 1980s onward। अब जो जैसे लोगों का विश्वास कम होने लग गया था तो 1980 के बाद में क्या किया गया, जो स्टेट की भूमिका थी, जो राज्यों की भूमिका थी इंडियन इकोनॉमी में, उसको वहाँ से हटा दिया गया था या फिर कम कर दिया गया था।
ये तो हमारा प्लान डेवलपमेंट के बारे में हमने बात की कि किस तरह से चैप्टर में जो दिया हुआ था। अब हमारा एक नया टॉपिक ऐड हो गया है प्लानिंग कमीशन की जगह नीति आयोग, उसके बारे में बात करते हैं। नीति आयोग, नीति आयोग एन का मतलब होता है नेशनल, आई का इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, टी का ट्रांसफॉर्मिंग, आई का इंडिया, तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, ऑल्सो कॉल्ड एज नीति आयोग। आफ्टर इंडिपेंडेंस ए प्लानिंग कमीशन बेस्ड ऑन सोशलिस्ट मॉडल वॉज फॉर्म्ड फॉर द प्लान डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। आप सबको पता है कि जैसे ही हमारा देश स्वतंत्र हुआ था तो उसके बाद में 1950 में हमारे सामने प्लान डेवलपमेंट आया था, योजना आयोग बोलते हैं जिसको, उसकी और वो कौन से मॉडल पर आधारित था? सोशलिस्ट मॉडल पर आधारित था। बट इन द एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन स्पेशली इन 21st सेंचुरी इट वाज बिकमिंग इनएफेक्टिव एंड इररिलेवेंट। आप सबको पता है कि हम 21वीं सदी में हैं और ये जो वैश्वीकरण का दौर है इसमें ये जो योजना आयोग है वो इनएफेक्टिव लगता है या फिर अप्रासंगिक भी लगता है। Hence, during his Independence Day speech on 15th August 2014, PM मोदी टॉक्ड अबाउट द अबोलिशन ऑफ द प्लानिंग कमीशन। अब क्या हुआ कि 15 अगस्त 2014 को मोदी जी ने जो स्पीच दिया था स्वतंत्रता दिवस के मौके पर, उसमें प्लानिंग कमीशन को हटा दिया गया। नीति आयोग वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन प्लेस ऑफ प्लानिंग कमीशन ऑन 1 जनवरी 2015, और जो प्लानिंग कमीशन के जगह नया आयोग बनाया गया, और वो कब बनाया गया? 1 जनवरी 2015 को, विथ ऑब्जेक्टिव्स। अब इसमें क्या क्या उद्देश्य निहित किए गए? प्रोवाइडिंग द नेसेसरी एंड टेक्निकल एडवाइस टू द यूनियन गवर्नमेंट। ये क्या करेगा? आवश्यक और टेक्निकल एडवाइस देगा यूनियन गवर्नमेंट को रिगार्डिंग पॉलिसी मेकिंग एट द सेंट्रल एंड स्टेट लेवल। जितनी भी प्लानिंग्स बनेगी, जितनी भी पॉलिसीज़ आएगी सेंट्रल और स्टेट लेवल पर, ये उनको देगा, उनकी एडवाइस देगा। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज़ द एक्स ऑफिशियो ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। एंड ही अपॉइंट्स द वाइस चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, और वो वाइस चेयरपर्सन को नियुक्त करेंगे। फर्स्ट वाइस चेयरपर्सन कौन थे? श्री अरविंद पनगरिया थे। करंट चेयरपर्सन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार हैं। द गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ नीति, अब नीति आयोग में भी एक काउंसिल बनी हुई है जिसका नाम है द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति। तो इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं? विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स चेयरमैन, चेयरमैन होते हैं प्राइम मिनिस्टर। कंप्राइजेज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। एंड लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरेटरीज, यूनियन टेरेटरीज के गवर्नर्स इसमें शामिल होते हैं। बाय एडॉप्टिंग ए बॉटम अप अप्रोच, अब आप लोग ध्यान रखना, इसमें बॉटम अप अप्रोच को रखते हैं, मतलब नीचे से ऊपर की ओर प्लानिंग्स बनाते हैं, स्टेट से, राज्यों से केंद्र सरकार की तरफ, निचले से ऊपरी स्तर तक। द नीति आयोग एक्ट्स इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। अब ये भी किसको फॉलो करता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को, सहकारी संघवाद को फॉलो करता है। एज इट इंश्योर्स इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल स्टेट इन द कंट्री। फेडरलिज्म में होता क्या है? संघवाद में यही होता है ना कि सबका पार्टीशन होता है, इक्वल पार्टिसिपेशन होता है। तो ये भी इंश्योर करता है कि राज्यों का भी इक्वल पार्टिसिपेशन होगा पूरी कंट्री में। टू हार्मोनाइज द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। अब ये किसका सामंजस्य बिठाता है? नेशनल सिक्योरिटी और जो इकोनॉमिक पॉलिसी, आर्थिक योजनाएं हैं, उनके बीच में सामंजस्य को बिठाता है। एंड टू प्रिपेयर ए स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिसी एंड प्रोग्राम। अब ये क्या करता है? बहुत लंबे टाइम के लिए जो फ्रेमवर्क तैयार करता है सभी पॉलिसीज़ की, और एक स्ट्रेटेजी तैयार करता है कि भाई हमारे देश का विकास किस तरह से करना है। नीति आयोग एक्ट्स एज ए थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट के थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग काम करता है। तो हमें दो बातें याद रखनी है, एक तो ये बॉटम अप्रोच के लिए काम करता है कि भाई निचले से ऊपरी स्तर तक जाता है, दूसरा ये यूनियन गवर्नमेंट का एक थिंक टैंक है। नीति आयोग फंक्शंस क्या क्या है नीति आयोग के? तो फोस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, मैंने बताया ये फेडरलिज्म को फॉलो करता है कि भाई सबका इक्वल पार्टिसिपेशन होगा, कोई भी प्रोग्राम बनता है उसके अंदर। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, इसमें यह है कि वो निर्देशन भी देगा और उनका मूल्यांकन भाई किस तरह से योजनाएं बनाई गई, और वो अभी इवैल्यूएट भी करता है कि भाई योजनाएं हो रही है या नहीं हो रही है। एक्ट एज ए रिसोर्स एंड
रिसोर्स सेंटर एंड नॉलेज हब के लिए काम करेगा। जैसे जितने भी आपके इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं नॉलेज में, वो सब ये लेके आएगा। जैसे अटल टिंकरिंग लैब है, ये इसी की है, जिसमें बच्चों की क्यूरियोसिटी पर ध्यान दिया जाएगा। ये सब काम ये नीति आयोग करेगा। डिज़ाइन पॉलिसी प्रोग्राम फ्रेमवर्क, जो भी पॉलिसीज़ बनाई जाएगी उसके द्वारा बनाई जाएगी, जो भी प्रोग्राम्स उसका फ्रेमवर्क भी यही तैयार करेगा। ये हमने जो फंक्शंस के बारे में देखा। अब नीति आयोग वर्टिकल्स, इसके वर्टिकल्स किन क्षेत्रों में ये काम करता है, तो मोस्टली एग्रीकल्चर, हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, गवर्नेंस एंड रिसर्च, HRD, स्किल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, एनर्जी मैनेजिंग, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्री, इंफ्रास्ट्रक्चर, फाइनेंशियल, ये सारे जितने भी आप सबको इस लिस्ट में दिए गए हैं इन सब पर ये काम करता है। मतलब एक तरह से देखें तो जितने भी हमारे देश में प्लानिंग से रिलेटेड फील्ड्स हैं जिन पर काम करना चाहिए, उन सभी जो भी बड़े फील्ड्स हैं उन पर ये काम करता है। इसीलिए इसका नाम थिंक टैंक दिया गया है। होप आपको ये जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। कोई भी क्वेश्चन डाउट्स हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।